नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु शास्त्री। इस वक्त देश की सियासत गरमाई हुई है और गरमाने की वजह है 2019 में जो लोकसभा चुनाव सामने आने वाले हैं उसको लेकर अलग अलग तरह की कवायद की जा रही है और एक ऐसी कवायद जिस पर सबकी नजरें इस खबर के आने से पहले टिकी हुई थी और जब यह खबर सामने आई तो उसके बाद भी अलग अलग तरह के कयास लग रहे हैं और लग रहा है कि क्या इससे बहुत सारे सवालात हैं। क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में? क्या इससे कांग्रेस को भी एक बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है? यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती और अखिलेश यादव यानी कि बुआ और भतीजा का संगम हो गया। बुआ भतीजा ने साझेदारी कर ली और ये इस बात की घोषणा कर दी कि आने वाला लोकसभा चुनाव हम साथ लड़ेंगे। 38 सीटों का विभाजन कर लिया और यह खबर एक तरह से मानी ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन जब यह हो गया है तो उसके बाद बहुत सारी चीजों के कयास लग रहे हैं और लोकसभा चुनाव का जो परिदृश्य है कि किस तरह का चुनाव हो सकता है, महागठबंधन किस तरह से तस्वीर लेगा या ले सकता है, लेकिन यहां कांग्रेस की अनदेखी भी की गई है। यह बहुत सारे सवालात खड़ा करती है। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। 2019 में देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत दिनों दिन तेज होती जा रही है। शनिवार को सपा और बसपा के गठबंधन से सियासी पारा उछला। दोनों ही पार्टियां 38 सीटों पर यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। बुआ और भतीजे की इस जोड़ी ने इस गठबंधन से कांग्रेस को भी झटका दिया है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। 2014 में मोदी की लोकप्रियता के बाद से ही गठबंधन की सुगबुगाहट होने लगी थी। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी और 2 लोकसभा की सीटें हमने अभी 1-2 और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से घबराकर अपनी आदत के अनुसार भाजपा तरह तरह के षड्यंत्र रच सकती है, गलत फहमी पैदा करके हमारे कार्यकर्ताओं के बीच नफरत का वातावरण बना सकती है। भाजपा द्वारा दंगा फसाद कराने का प्रयास भी किया जा सकता है, परंतु हमें संयम और धैर्य से काम लेना है। हमें भाजपा की हर साजिश को नाकाम करना है। कांग्रेस को इस गठबंधन से दूर करने के बाद कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस को अलग करना एक भारी भूल होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कमतर नहीं आंका जा सकता है। आपको आम आदमी की गणित से मालूम पड़ेगा कि अगर 2 पार्टियों का वोट विभाजन बचता है और उसकी तुलनात्मक रूप से 3 पार्टियों का वोट विभाजन बचता है तो परिणाम सीटों के हैसियत से क्या होता है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कोई पीएचडी नहीं चाहिए गणित में। तो ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है। इधर पीएम मोदी भी गठबंधन पर वार करने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए आयोजित अधिवेशन में पीएम मोदी भी जमकर कांग्रेस और गठबंधन पर बरसे। उन्होंने कहा कि एक शख्स को रोकने के लिए सभी पार्टियां एक साथ हुई हैं। मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। इनकी पोल खुल रही है तो ये गाली गलौज पर उतर आए हैं। अपने इकोसिस्टम की मदद से साजिशों पर उतर आए हैं। ये चाहे जितना गाली दें, झूठ बोले, चौकीदार रुकने वाला नहीं। 2014 में जब से एनडीए सत्ता में आई और मोदी की लोकप्रियता चरम पर पहुंचने के बाद से ही महागठबंधन की तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में यूपी में सपा बसपा का गठबंधन एक अहम सियासी गठबंधन है, क्योंकि यूपी की 80 सीटें लोकसभा चुनाव पर बड़ा प्रभाव डालती हैं। दोनों ही दलों के पास एक बड़ा जातीय वोट बैंक भी है। गठबंधन की कामयाबी दोनों पार्टियों के द्वारा अपने वोट बैंक को अपने साझेदारों को ट्रांसफर करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। इस तरह से यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। इसने सबको अपनी ओर खींचा। 25 साल पहले मुझे एक तस्वीर, जब मैं इस पूरी खबर रिपोर्ट को मैं तैयार कर रहा था तो एक तस्वीर मैंने
जहन में अभी याद आ रही है मुझे कि जहां काशीराम जी और मुलायम सिंह यादव गले लगे हुए हैं, जो गठबंधन 25 साल पहले 1993 में हुआ था, उसके बाद जिस तरह की जो कड़वाहट, जिस तरह की जो चीजें सामने आई, वो पूरी मीडिया ने देखा, पूरा राजनीतिक हलकों में इस बात की गूंज रही। लेकिन अब फिर से बुआ और भतीजा एक हो गए हैं, लोकसभा चुनाव में एक होकर लड़ने की बात कर रहे हैं, सीटों का बंटवारा हो गया है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या होता है, इस गठबंधन का क्या असर रहता है, क्या वापस किसी प्रकार की कोई कड़वाहट नहीं उपजती है, क्योंकि मुझे लगता है कि गठबंधन की सरकारों में या गठबंधन में जब चुनाव लड़ते हैं तो कई बार ऐसी मौके आते हैं कि चुनाव से पहले भी कई बार उठापटक मची होती है गठबंधन में। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से शिवचंद साहू साहब हैं, कांग्रेस से अरुण शर्मा जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं श्याम सुंदर जी आपके पास आऊंगा। बुआ और भतीजे का गठबंधन, अक्सर अखिलेश यादव कहते रहते हैं कि वो मेरी बुआ है और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। वो बात अलग है कि इससे पहले कई बार वो मायावती हो या उनकी पार्टी के जो नेता हैं या उनकी पार्टी पर कई बार छीटाकशी होती रही है, आपस में बड़ी तल्ख टिप्पणियां भी की गई हैं। इस गठबंधन में जो 38 विभाजन किया गया सीटों का, कांग्रेस को कांग्रेस पर मायावती बरसी हैं, इसमें बीजेपी अखिलेश यादव ने जरूर कांग्रेस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन मायावती ने किस तरह देख रहे हैं आप, ये कितना इंपैक्ट डालने वाला दिख रहा है आपको ये गठबंधन? सुधांशु जी, स्थितियां परिवर्तित होती जा रही है। यूपी का चुनाव ही देश को दिशा देता है जी। और पहले भी भाजपा को यूपी से जो बहुमत मिला और जिस प्रकार का उनको जिस सीटें मिली, उसी का परिणाम है कि देश में वो एक तरफा चले गए और सरकार बनाने में कामयाब हुए। जिस भी पार्टी को यूपी का समर्थन मिलता है उसको देश की सत्ता मिल जाती है जी, जी, और ये भी कहा जाता है कि यूपी से ही प्रधानमंत्री बनते हैं। तो प्रधानमंत्री चुनाव 2 जगह से लड़े थे लेकिन रहे यूपी के जी। आज जिस प्रकार का गठबंधन फिर से 26 साल बाद सपा और बीएसपी के बीच हुआ है, उससे निश्चित रूप से सभी राजनीतिक पार्टियों की स्थिति अलग तरह की बन गई है। उनको पता है कि इन्होंने उपचुनाव में जिस प्रकार से पार्टियों का सफाया किया सबका और जीत हासिल की, अब ये पुरानी राजनीति के ऊपर देखिए 1991 की बात करें, जब काशीराम जी बीएसपी के प्रमुख हुआ करते थे जी। और मुलायम सिंह होते थे सपा के, तो दोनों ने गठबंधन किया था और उस गठबंधन का परिणाम भी इनको बहुत अच्छा मिला था। उसी आधार पर इन्होंने फिर से गठबंधन करने का ऐलान कर दिया है और ये कह रहे थे कि कांग्रेस भी देखती रह गई, कांग्रेस कोई पता नहीं था कि हमको इस तरह से छिड़क करके बाहर कर देंगे, क्योंकि वो वोटों को जब एनालिसिस कर रहे हैं तो देखिएगा कि 2014 का जब चुनाव हुआ था तो 71 + 2 73 सीट बीजेपी के पास गई थी, क्योंकि 2 उनके सहयोगी दल के रूप में जीते थे। इसके अलावा 5 एसपी ने जीती थी, बीएसपी कुछ भी नहीं ले पाई थी और 2 कांग्रेस के पास गई थी। लेकिन जब वोटों का परसेंटेज देखा जाता है तो उस स्थिति में वोट काफी मिले बीएसपी को और एसपी को, उस आधार पर वो सीट लेने में कामयाब हुए। अब क्योंकि ये बात सही है कि उन्होंने जब 91 में से गठबंधन किया था तो उनके पास जिस प्रकार का वोट मिला था और उस वोटों के आधार पर ही उन्होंने देखिएगा कि जब 91 में जब गठबंधन हुआ था तो विधानसभा की 256 सीटें तो पर तो सपा लड़ी थी और बीएसपी 164 पर लड़ी थी और 109 सपा ने जीती थी और 67 सीटें बीएसपी ने जीती थी और दोनों गठबंधन की सरकार चली थी और 2 जून 1996 में गठबंधन टूट गया था। इसका कारण था कि गेस्ट हाउस कांड हुआ था, झगड़ा हुआ था, सारी बातें हुई थी। अब आपको दिखेगा कि उन्होंने जब 2014 का चुनाव का जब देखा कि हमको क्या मिला और हम सीट पर क्यों नहीं जीत पाए, तो इसमें दोनों पार्टियों ने गठबंधन की बात सोची और दोनों ने एनालिसिस किया कि हम अगर मिलकर के चुनाव लड़ेंगे दोनों तो फिर से पुराना दिन याद करेंगे। पुराने दिन के आधार पर हम चाहते हैं कि यूपी में तो अखिलेश राज करे और फिर अगर अच्छी सीटें आ जाए तो मायावती देश पे राज करे। इस तरह का गठबंधन आज जिस प्रकार का वो माहौल देखने को मिल रहा था
तो लग रहा था कि वो कह रहे थे कि भाई मैं तो यहाँ रहूंगा, तुम रहना। और ये गठबंधन ये केवल लोकसभा में नहीं और विधानसभा में भी चलेगा। तो ये सारी बातों को लेकर के जिस प्रकार का बातें कह रहे हैं कि देखिएगा, जब बीजेपी को जो वोट और सहयोगी को मिले थे 42.6% मिले थे, और इसमें अगर देखा जाए कि एसपी को मिले थे 22.3 और बीएसपी को मिले थे 19.8। अगर दोनों को मिला लिया जाता है तो 41.1% आता है। अगर इस और कांग्रेस को केवल 7.5% वोट मिले थे और कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिली थी। अगर चुनाव के 2014 का ही अगर इस गठबंधन के साथ अगर जोड़ा जाए तो फिर बीजेपी को 25 सीट मिलती नजर आ रही है और 53 सीट दोनों को मिलेगी मिल करके, और 2 सीट कांग्रेस के पास रह जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने बहुत ही गहनता से किया कि अगर हम अलग अलग लड़े तो हमारे पास कुछ नहीं मिला। 5 वो परिवार जीता और बीएसपी तो खुद भी नहीं जीता, साफ ही हो गई थी बीएसपी। तो ये सारी चीजों को लेकर के बहुत ही ज्यादा मायावती, क्योंकि बहुत ही आगे की सोच रही है कि हम देश में किस प्रकार से राज कर रहे हैं। यूपी में तो उन्होंने 3 बार राज कर लिया, अब वो देश के राज के सपने को सोचने के लिए गठबंधन के साथ आए हैं। अब गठबंधन किस प्रकार से क्या परिणाम देगा ये तो बात सही है कि, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का आज भाषण मार्मिक तरीके से दिया, उससे लग रहा है कि उनको भी महसूस हो रहा है कि कहीं 3 राज्यों के चुनाव जिस प्रकार से हारे उस प्रकार से हम यूपी में अगर खेल हो गया हमारे खिलाफ तो हम देश में विदाई की तरफ चले जाएंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि आपातकाल के बाद जैसे कांग्रेस विदाई हुई थी, अब अघोषित आपातकाल है देश में और ऐसी स्थिति में दोनों ही बाहर जाने वाले हैं। तो हमारे अहम भूमिका होगी। तो आप ठीक है, इस बारे में इसमें जाति फैक्टर पर भी मैं आपसे सवाल करूंगा। अरुण जी, यहां जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मायावती जो थी कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साध रही थी कि देखिए कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के दौरान भी काफी भ्रष्टाचार हुआ है, कांग्रेस पर भी वो विश्वास नहीं जता पा रही थी। 2014 में आपको जो सीट, जिस तरह से कांग्रेस को 2 सीट मिली यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस पर और खासतौर पर 1996 में बीएसपी कांग्रेस और 2017 में एसपी कांग्रेस जो गठबंधन जो था वो कोई खास प्रभाव डालने में नाकाम रहा। क्या मानते हैं कारण? क्या दोनों ही दल, आपको लगता था कि हमसे सपा गठजोड़ करेगी, क्या विश्वास नहीं कर पा रहे हैं आपसे कि भाई आपके साथ अगर वो आते हैं तो उनकी जो गाड़ी है वो सही तरीके से नहीं दौड़ पाएगी? देखिए सुधांशु जी, हम एक विशेष कालखंड में प्रवेश कर रहे हैं। अगले 4 महीने बहुत रुचिकर होगा ये सब कुछ देखना, क्योंकि मैं इसको इसलिए विशेष कह रहा हूं कि पहली बार देश में इंस्टीट्यूशंस को बहुत गहरा खतरा है। उन इंस्टीट्यूशंस को जो आजादी के बाद इस देश ने बड़े जतन से बनाए और उनकी क्रेडिटबिलिटी बनाई। मतलब उदाहरण मेरे ख्याल में आपके सामने है। हम चाहे आरबीआई की बात कर लें, सीबीआई की बात कर लें, और तो और इवन सर्वोच्च न्यायालय के अगर 4 जजों को आके बैठ के कहना पड़े कि प्रजातंत्र संकट में है, तो इस बात की गंभीरता कम करके नहीं आंकी जानी चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं ये बहुत ही स्पेशल पीरियड है और अब जवाब देने का टाइम है। एक्चुअली क्वेश्चन पेपर बदल चुका है, ये शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। वो जो अब सिर्फ वो बातें होनी चाहिए 2013 के मध्य से लेके 2014 के मध्य तक जो भी मोदी जी की क्लिप्स हैं सिर्फ उन पे बात होनी चाहिए, क्योंकि वो पूरा चुनाव उन बड़े बड़े वादों के आधार पे लड़ा गया। सबने माना भी उनको, और एक बदलाव चाहती थी उस समय शायद जनता, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और उनको एक दूसरे किस्म की वैरायटी नजर आई कि ये आदमी 100 दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पेशल अदालतें लगाएगा, ऐसा कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये 100 दिन में काला धन वापस ले आएगा। ये पाकिस्तान अगर एक जवान का सर काटेगा, हमारी सेना 10 काट के लाएगी, ऐसा कह रहे हैं। चीन को अब हमें लाल आंखें कर करके दिखाना है, ऐसा प्रोजेक्शन था। ऐसा लग रहा था बाकी की दुनिया अब थर थर कांपेगी भारत से और भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा और विकास का एक नया दौर चलेगा। ये सब पैकेज था उस समय। जवाब देने का समय है।
अब नए मुहावरे या नए जुमलों से जो आएंगे अभी अगले 4 महीने में, वही दौर चलने वाला है। नए नए झुंझुने और जुमले, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, थोड़े दिन में गोमती मौसी भी शायद बुलाएं, और भी दूसरी नदियां याद करें, वो सब चले। लेकिन मुद्दा ये है कि कालखंड बदल रहा है, इसीलिए हर राजनीतिक पार्टी की प्राथमिकता फिलहाल ये है कि देश में सौहार्द बना रहे, शांति बनी रहे और सचमुच का विकास सामने आए। ऐसे में आज ये जो गठबंधन हुआ है, नहीं तो क्या ब्रॉडली स्पीकिंग मुझे लगता है स्वागत योग्य है। उनको भी समझ में आ गया है कि ये वक्त ऐसा है। कहा कि क्या ये गठबंधन क्या देश में सौहार्द बनाने के लिए हुआ है, क्या देश में विकास की धारा बहाने के लिए हुआ है? मैं ये जानना चाहता हूं। गठबंधन तो इसलिए हुआ है क्योंकि इनको चुनाव जीतना है। गठबंधन इसलिए हुआ है क्योंकि इनको लगता है कि अगर एक गठबंधन होकर संगठित होकर चुनाव लड़ते हैं तो बेहतर रिजल्ट सामने आएंगे और इनका जो अस्तित्व है वो बचा रहेगा। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी का ये पहला धर्म है कि वो अपना बचाव करे और सत्ता में आने का प्रयास करे, क्योंकि तभी वो कुछ इंप्लीमेंट कर सकेगा। तो इसमें तो कोई खराब बात नहीं है अगर वो सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। रही बात सुधांशु जी आपके प्रश्न के उस हिस्से का जहां आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पे ये लोग भरोसा नहीं कर पाए हैं और मायावती जी ने तो आज काफी तल्ख टिप्पणी की हैं। मेरी अपनी ओपिनियन में तो ये अब भी थोड़ा प्रीमेच्योर है। ये एक तरीके का रणनीति भी हो सकती है कांग्रेस को दबाव में डालने की, लेकिन कोई भी इस देश में अगर इस गलतफहमी में हो कि कांग्रेस को बिल्कुल ओझल करके कोई राष्ट्रीय अल्टरनेटिव आप दे सकते हैं, ये लगभग संभव नहीं है। कांग्रेस धुरी बनेगी और बाकी की पार्टियां उसको सपोर्ट करेंगी और हम भी उसी विचारधारा से, हमने सबके लिए दरवाजे खोल रखे हैं। जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं, जो देश की जो हालत है उसकी गंभीरता को समझते हैं, वो एक हो सकते हैं। ठीक, लेकिन अब जो 2019 में लोकसभा चुनाव में आप जब यूपी में उतरेंगे, जब आप यूपी में पूरी ताकत के साथ, देखिए राहुल गांधी जो प्रोजेक्शन बदला है देश में, नो डाउट एक अलग तरह का उनकी छवि सामने आई है। चाहे वो दुबई जाएं, जब उनका जब स्वागत होता है, चाहे वो जब यहाँ विद्याधर नगर में जयपुर में आके भाषण देते हैं। यूपी के चुनाव में क्या आपकी क्या दिखता है आपको कि कितनी तैयारियां होंगी आपकी कांग्रेस की? जिस तरह से अब ये गठबंधन है, क्या आगे ऐसा हो सकता है कि ये गठबंधन आपके साथ फिर किसी और मुद्दे पर डील करे? देखिए, यूपी एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है देश का और उस राज्य में हमारी महत्वपूर्ण उपस्थिति रहेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। हम कोई वॉकओवर देने वाले नहीं है किसी भी स्थिति में और वहां मौजूद रहेंगे क्योंकि लोग चाहते हैं हम रहें वहां। और जहां तक सीटों का सवाल है, वो गिव एंड टेक चल सकता है, लेकिन अगर कोई नहीं भी साथ आया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये 135 साल पुरानी पार्टी है, हम सक्षम हैं। कुछ सालों से हमारी हालत सत्य की उधार कर लिया, सपा के थे वो नहीं, वो ठीक है। राजनीति में इस तरीके की चीजें चलती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जी चाहे उधार का लिया हो, चाहे अपना खुद का हो, अगर कारगर फिट हो जाए तो लोग भूल जाते हैं कहां से उधार है। ठीक है, हमने प्रधानमंत्री उधार लिया है उत्तर प्रदेश। शिवचंद जी, प्रधानमंत्री जो आपका जो राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, एक तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियां मानता हूं मैंने कि जब अमित शाह भाषण देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को और प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उस भाषण को अगर गौर से सुना जाए तो ये लगता है कि नहीं, वो बात कर रहे हैं कि देखिए लोकसभा चुनाव आप हमें जिताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बीजेपी में डर का भाव दिख रहा है। जहां आप कहते थे कि 50 साल तक राज करेंगे और आज ये डर का भाव क्यों है आपके अंदर? और जब ये जो गठबंधन है, अभी तो ये गठबंधन हुआ है, अभी तो और गठबंधन सामने आएंगे आपको, और जो महागठबंधन की बात है, किस तरह आप सामना करेंगे उनका? सुधांशु जी, अंगद का पांव भी उखड़ गया। अंगद का पांव भी उखड़ गया जी। देखिए सुधांशु जी, ना तो अंगद का पांव उखड़ा है और ना ही बीजेपी को अगले चुनाव में किसी बात का डर है। बीजेपी अगले चुनाव में अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, इसमें कहीं भी शंका नहीं है, पूर्णतः आश्वस्त है। और जैसा परिदृश्य देख रहे हैं, आज यूपी का उदाहरण लेके कह रहे हैं
यूपी में तो वो तो 3 राज्यों का भी उदाहरण दे सकते हैं। हाँ, 3 राज्यों के भी उदाहरण दे सकते हो। एंटी इनकम्बेंसी का हल्का सा प्रभाव 3 राज्यों में भी देखना मिला, और कितना 0.5% राजस्थान में है, एमपी में लगभग बराबर वोट है, वोटों का प्रतिशत देखें तो कोई फर्क नहीं है। बात करें यूपी की ताजा, तो यूपी में क्या है, आप देख रहे हो नोटबंदी के टाइम बहन मायावती जी के अरबों खरबों रुपए जो है वो कहीं कचरा पात्र में चले गए। तो एक घायल नागिन का शो है जो उसका बदला लेना चाहती है कि मेरे साथ नोटबंदी के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने सारा काला धन जो बर्बाद करा दिया मेरा। और यही हालत आपके अखिलेश जी की है, जब एजेंसियां उसका वो जो अवैधानिक रूप से सत्ता में रहते हुए जो धन इकट्ठा किया उस धन के बारे में जांच कर रही है, तो उन्होंने को भी लग रहा है कि मुझे तो ये प्रधानमंत्री को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो 2 दिन बाद मेरे भी सारे काले चिट्ठे खुल जाने हैं। इसलिए ये अवसरवादी लोगों ने जो गठबंधन किया है, इससे बीजेपी को तो कोई फर्क पड़ना है नहीं। बीजेपी की तो हो कि वो सीटें आनी है यूपी में भी। हाँ, कांग्रेस को जरूर फर्क पड़ सकता है। जैसे श्याम सुंदर जी कह रहे थे कि कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी है। हाँ, अगर कांग्रेस 2 सीटों में संतुष्ट होगी तो यूपी में कांग्रेस का आंकड़ा साफ है, 2 सीटें उसको मिल सकती हैं, और 2 नहीं छोड़ी है बराबर में। अगर जैसा श्याम सुंदर जी कह रहे हैं सारे उम्मीदवार उतार दिए, तो मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस का यूपी में फिर खाता भी खुल पाएगा। इसलिए हमारी जो सारी स्थितियां हैं पूरे प्रदेश की, देश जो है आज एक सक्षम नेतृत्व चाहता है। मेरे कांग्रेसी प्रवक्ता जी कह रहे थे कि मोदी जी ने एक बात बताई, लेकिन शिवचंद जी मैं इधर आपको एक बार इसलिए कर रहा हूं कि देखिए आप ये तो जो गठबंधन है सामने है आपके, कि जिस तरह से अब आने वाले समय में जो महागठबंधन की बात है वो चीजें भी धीरे धीरे सुलझेंगी। लेकिन जब आप ये बात बताइए, जब मुझे अच्छे से ध्यान है जब राजस्थान में चुनाव हो रहे थे और जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब भाषण देती थी, और जहां तक कि जब प्रधानमंत्री भी आए तो वो एक बात कहते थे कि देखिए 5 साल वाली जो नीति है ना, परंपरा है, तोड़नी उसको मत प्लीज करिएगा, आप है ना आगे लागू मत करिएगा, उसको तोड़ना है हमको, यानी कि हमें बीजेपी को वापस लाना है। आप प्रधानमंत्री जब बात कर रहे थे आज अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में जब बात कर रहे थे, तो वो भी इस बात को इंगित करते हैं कि देखिए अगर देश का विकास चाहिए तो बीजेपी को वापस लाना है। अरे देखिए, एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, अगर देश का विकास है, देश की जनता समझ रही है इस चीज को, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को वापस लाएगी। इसको बोल के कैसे आप जनता के दिल में उतर सकते हैं इस बात को बोल के? देखिए, कोई भी बात, कोई भी एजेंडा, आपने विकास कुछ भी किया है, ये तो आप अगर बोल के कहेंगे नहीं किसी मंच से, और पार्टी का अधिवेशन हो रहा है और उस अधिवेशन में आप अपना जो है विकास का मुद्दा जो जनता के सामने रखेंगे नहीं, तो जनता कहेगी इनको तो विकास पर विश्वास नहीं है। फिर ये श्याम सुंदर जी कांग्रेस ही कहेंगे कि इन्होंने विकास का मुद्दा छोड़ दिया और इनको तो दूसरे मुद्दों पर ध्यान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा जवाब कांग्रेसी प्रवक्ता जी को देना चाह रहा था कि देश आज ऐसा सक्षम नेतृत्व चाहता है जिस पर पूरा देश टिक सके। आज कुछ लोगों का मुद्दा तो हो सकता है कि मोदी को हटा दो, ये सारे चिट्ठे खोलेगा, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, काले धन की बात कर रहे हो। आज पूरा देश देख रहा है कि रियल एस्टेट में कितना काला धन था। आज रियल एस्टेट का हर आदमी जो है फ्रस्ट्रेट महसूस हो रहा है क्योंकि उसके काला धन चेक हो गया। आज जो ये जो पारदर्शी सिस्टम हुआ है, जो डिजिटल सिस्टम से आया है, जो यांत्रिक सिस्टम से आया है, जो 1 नंबर है, ये सारा जो है काले धन को ही रोकने का हुआ है। भ्रष्टाचार पर कितना अंकुश लगा है, ये सारी बातें। कुछ बात कह रहे थे ये कि हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, कुछ ऐसी बातें भी कह रहे थे। मैं उसको भी कहना चाहता हूं कि वो जो जिन जजेज की है, मैं न्यायपालिका को आक्षेपित तो नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने सम्मेलन किया वो भी न्यायपालिका के लिए घातक था। प्रजातंत्र को कोई खतरा ना तो पहले था ना आज था, और उनकी कलम में ताकत थी, वो कलम में रहते हुए भी कुछ भी कर सकते थे। ऐसा नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? इनको सुप्रीम कोर्ट को क्या तड़पाहट है? एनएजेसी का मुद्दा जो है वहां से शुरू हुआ। एनएजेसी मुद्दा क्या था? गरीब व्यक्तियों की भी न्यायपालिका में भागीदारी रहनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट जब पूरी लिस्ट उठा के देखो तो वहां कोई है ही नहीं। वो ही चंद लोग, चंद परिवार जो है आज हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजों से भरे पड़े हैं। जब उनका एनएजेसी का मुद्दा आया तब ये बातें हुई थी। आज देश की मांग है कि गरीब आदमी भी न्यायपालिका में भागीदारी चाहता है, और यही लोगों को मोदी जी से पीड़ा है। मोदी जी गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, गरीब लोगों की आस्था करते हैं, और किसानों के लिए, हित के लिए योजना ला रहे हैं।
इसलिए देश को सारी चाहिए। तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे एक बात बताइए कि फिर मोदी जी पर ये जो 3 राज्यों में जो आपको हार मिली, यहाँ के लोग विश्वास क्यों नहीं कर पाए कि देखिए अगर मोदी जी को हम जिता, यानी कि बीजेपी अगर जीतती है तो हो सकता है कि मोदी जी अगली बार हमारा जो यहाँ का जो जननायक है, जी मुख्यमंत्री जो बनते हैं, जो भी उनको बदल देते, उनके अकॉर्डिंग को जनता और दूसरा कोई नेता देते मोदी जी पर ये विश्वास क्यों नहीं रहा यहाँ की जनता? देखिए, राज्य के स्टेट होते हैं, चुनाव होते हैं, राज्य के चुनाव जो है वो केंद्रीय मुद्दों पर नहीं होते, उनके स्थानीय मुद्दे बहुत सारे होते हैं, स्थानीय नेतृत्व होते हैं। 3 गवर्नमेंट थी, कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी 0.5% वोट राजस्थान में घट गई है। एंटी इनकम्बेंसी साधारणतः कार्यकर्ताओं में हो जाती है, किसी को कम महत्व मिला, किसी को ज्यादा मिला। कुछ लोगों को लगता है कि बीजेपी के लोग जो हैं वो जो कार्यक्रम कर रहे हैं उससे हमारे राइट प्रभावित हो रहे, तो बड़ा मार्जिन सा ही अंतर है। ये मैं पहले ही कह चुका, एमपी में तो वो अंतर है ही नहीं। और आपका छत्तीसगढ़ है, उसका थोड़ा सा एक छोटे मोटे स्टेट में मान सकते हो कि कुछ वोटों का अंतर है। ये स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हुए थे, ये चुनाव पे मोदी जी नहीं हुए। आपने मोदी जी के लिए तो पूरे प्रदेश में आज भी कहा जा रहा है कि मोदी राष्ट्रीय नेतृत्व है और उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि बनाई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के जो माननीय मैं बात पूरी करता हूं, माननीय अशोक गहलोत जी जादू की झपकी से चाहते ऐसा नहीं होगा। आपका इशारा उस नारे की तरफ तो नहीं है कि मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ऐसा कोई नारा हो सकता है कि कुछ यूथ के लिए जो है न्यायालय में उनकी वैकेंसी अटकी हुई थी, कांग्रेस ने भी कुछ कोर्ट केसेस किए, इसलिए भावुक यूथ थे, उनको थोड़ा लगा होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री उनको पूरे रोजगार नहीं दे पाई, इसलिए 0.5% लोगों को प्रभावित कर गए होंगे। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा जी को यूपी में ये जो गठबंधन है बुआ भतीजे का, जी इससे कोई खतरा नहीं है आपको? हाँ, बिल्कुल। इसलिए नहीं, मैं आप यूपी एक निर्धारण करता है, राज्य 80 सीटें कम नहीं होती हैं और यूपी पे आपकी निगाहें हमेशा से रही हैं। श्याम सुंदर जी भी कह रहे थे कि भैया यूपी से देखिए हमको एक देश की राजनीति की दिशा और दशा निर्धारित हो जाती है यूपी से, तो आपको कोई खतरा नहीं है? कोई खतरा नहीं है। श्याम सुंदर जी वो जोड़ बाकी बता रहे थे बीएसपी का और एसपी का, उसमें भी बीजेपी को जो वोटिंग परसेंटेज पिछली बार मिला वो दोनों का जोड़ने के बाद भी ज्यादा है। इसलिए हम तो हमारे पूरे लाएंगे, ये खतरा तो कांग्रेस को है कि वो वहां खाता कैसे। कांग्रेस से भी इस बारे में भी सवाल करूंगा। अभी वक्त एक ब्रेक का चला है, ब्रेक के बाद इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी कि आखिर ये जो गठबंधन है, अरे आने वाले समय में किस तरह की करवट ले सकता है और किस तरह के, चूंकि गठबंधन में कई बार ऐसा हुआ है कि समय समय पर खटाई पड़ती है, खटाई और कड़वाहट पैदा होती है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं यूपी में बुआ भतीजे के बीच हुए गठबंधन की, यानी कि साझेदारी की। बड़े लंबे समय तक एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। हालांकि अखिलेश यादव हमेशा कहते थे, मैंने उनके मुंह जितने भी बयानात सुने कि जो बुआ हैं, मतलब उनको जो मायावती हैं उनको बुआ के नाम से संबोधित करते थे, लेकिन जिस तरह की कड़वाहट दोनों के बीच दिखती थी वो जग जाहिर थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में ये साझेदारी क्या, किस तरह की आगे चीजें बदलेंगी? श्याम जी, अभी जब ये आपने कहा कि देखिए कि वो ये समझ चुके हैं कि अगर वो साथ होते हैं तो इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, आने वाले समय में बीजेपी के लिए एक चुनौती होगी बड़ी। लेकिन गठबंधन में अक्सर ये देखने को आता है, देखिए गठबंधन की सरकारों में भी आता है कि देखिए अगर जैसे कर्नाटक में अगर हम कांग्रेस का और इनका गठबंधन देखें जेडीएस का, तो वहां भी मुख्यमंत्री कांग्रेस के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। यहां ये तो एक चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन है। अब जब जैसे जैसे चुनाव की नजदीक आएगा तारीख, तो क्या ऐसा हो सकता है या इस तरह की चीजें कि ऊपर नीचे किसी तरह के विवादों से चीजें बदलती नजर आए? देखिए सुधांशु जी, क्योंकि इन्होंने उपचुनाव में परखा है कि हम दोनों गठबंधन करके किस प्रकार से जीत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस के साथ जब गठबंधन किया था तो इनकी साइकिल पंचर हो गई थी, तो साथ साथ कांग्रेस के साथ ये भी चले गए बाहर। तो इसलिए अब कांग्रेस से गठबंधन करने की स्थिति में नहीं है। वो कहते हैं कि कांग्रेस से हमारे वोट बढ़ जाते हैं, उनके वोट तो बढ़ते हैं और हमारे घट जाते हैं। खुद तो डूबती है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम उधर नहीं जाए। लेकिन आज गठबंधन के बाद जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, उससे लगता है कि भाजपा को अब शासन में नहीं लाना है, मोदी को शासन में लाना है। जब ये किसी व्यक्तिवाद पार्टी में हावी हो जाता है तो उस पार्टी का पतन होने की स्थिति बनती है। इसलिए मोदी मोदी कहकर के सब जगह कहना कि मोदी ने किया जो कुछ किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, तो ये चीजें जब सामने आती है तो आरएसएस जितना सहयोग करता है उतना सहयोग करेगा नहीं करेगा पता नहीं, कि ये बहुत अलग चीजें हो जाती है। अब मोदी विशेष व्यक्ति हो गया
उसके अलावा कोई नहीं रहा। अब अटल जी का नाम लिया जा रहा है, आडवाणी जी को थोड़ा सा याद करके फिर छोड़ दिया जा रहा है, वहीं के वहीं बैठा करके दिखाया भी जा रहा है कि आडवाणी जी मौजूद हैं। दोनों के उससे पूरा देश में हम छा गए थे और आज हम मोदी जी के कारण ही छाएंगे। बाकी बीजेपी में और कोई नेता नहीं है जिसके कारण पार्टी को पूरे देश में आगे बढ़ा सके, पार्टी मजबूत हो सके, पार्टी आगे बढ़ सके। अब वही कहते हैं, अब देखिएगा कि वहां पर मायावती ने सही कहा कि गुरु चेले की स्थिति खराब हो रही है। गुरु चेले को हारा है कि इनका शासन चला नहीं जाए, हाथ से कुछ हो जाए, स्थिति नहीं बन जाए। तो मायावती ने तो दोनों पार्टियों पर, बीजेपी और कांग्रेस को एक तराजू में तोला। उन्होंने कहा दोनों ही ऐसी है कि एक तो इमरजेंसी लागू करती थी तो चली गई थी बाहर, और आप दूसरी वाली है कि अघोषित इमरजेंसी है, उस तरह से चली जाएगी। तो आज देश में जिस तरह की स्थिति, जो गठबंधन को लेकर के चर्चा आज जो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन समारोह में प्रधानमंत्री के भाषण में देखने को मिली, उससे स्पष्ट होता है कि घबराहट जरूर है उनको। और उनको ये भी है कि बड़ा राज्य जहां 80 सीटें हैं, जहां मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लोकसभा का अस्तित्व यूपी से बनता है। एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि देखिए, जो समाजवादी पार्टी है उसका जो वोट बैंक यानी कि यादव और मुसलमान, बीएसपी का वोट बैंक, दलित वोट बैंक, तो क्या एक दूसरे को जब पार्टियां साझेदार के रूप में अपना वोट बैंक ट्रांसफर करने में अगर सफल होंगी तो ये एक सफलता, बेहतर सफलता के रूप में परिणत हो सकेगी इनकी? देखिएगा कि क्योंकि अभी तो सीट कितनी जीत के आते हैं उस पर निर्भर करेगा कि इनकी केंद्र में भूमिका किस प्रकार की होगी। कांग्रेस कितनी जीतती है, चंद्रबाबू नायडू कितने जीतते हैं, ममता जी कितनी जीतती हैं, और 2-3 दल और हैं, वो कितने लोग, किस प्रकार का गठबंधन सरकार में आने की स्थिति बनती है नहीं बनती, वो अलग चीज हो जाएगी। क्योंकि सब प्रधानमंत्री बनने के लिए शायद वो अपने राहुल गांधी भी तैयार बैठे हैं अपने पूरे करने के, मायावती भी तैयार बैठी है, मायावती तो है ही, मायावती ममता भी तैयार बैठी है। देखिए मायावती तो अब बुआ भतीजे दोनों एक होकर के कह रहे हैं कि लेकिन आप रहेगा और जब उनसे पूछा गया तो समाजवादी जो अखिलेश यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब आप जानते हैं कि मेरे मन में क्या है, जब प्रधानमंत्री के लिए सवाल किया गया कि आप प्रधानमंत्री किसको, तो उन्होंने कहा, उन्होंने जवाब नहीं दिया उस बात का, उन्होंने कहा कि आप जानते हैं मेरे मन में क्या है। भाई अब वो नाम किसका है? भाई वो तो सीधी बात ये हो गई कि आप तो करना देश में राज, मैं करूंगा यूपी में राज, दोनों की स्थिति हो गई। गठबंधन जब हो जाता है तो भतीजा कहता है कि तुम तो देश में करो, हाँ उसका बाद में मैं करूंगा। तो ये सारी चीजें, क्योंकि आने वाला लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से इस देश में अलग चीज पैदा करेगा। क्रांति किस प्रकार की आएगी, भाजपा को जो चुनौती, वो कह रहे थे कि जब हम यूपी में शुरुआत थी तो हमारे पास थे 24, हमने कुनबे को बढ़ा के 35 कर लिया, क्योंकि बीजेपी को पता है कि 2019 का चुनाव बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा और एक एक सीट उनके लिए महत्वपूर्ण होगी। इसलिए उन्होंने कहा 2, 3, 1, 2 जो भी छोटा बैठो और कुछ मंत्री बनो, कुछ करो। तो कुनबे को जोड़ने के लिए, जबकि बीजेपी के पास आज सीटें 282 है, उसको जरूरत नहीं है किसी की, लेकिन वो जानती है कि 2019 में हमारी स्थिति 282 बनने वाली नहीं है। तो हम गठबंधन की सरकार जो कह रहे हैं कि 24 की, आप 24 है, फिर हमारी एनडीए होगी 35, 40 भी हो सकते हैं, 42 भी हो सकते हैं, और ज्यादा, और जिस प्रकार से कांग्रेस की थी उस प्रकार का भी हो सकता है। तो सत्ता को किसी भी तरह से कायम रखने के लिए हम कुछ भी करेंगे, हमारी नैतिकता टूटेगी तो टूट जाएगी, भाजपा की सारी चीजें बिखर जाएगी तो बिखर जाएगी, लेकिन मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाना। ठीक है अरुण जी, मैं ये जो सवाल है मेरा, ये केवल यूपी के परिप्रेक्ष्य में नहीं कर रहा हूं मैं आपसे कि देखिए कि यूपी में 80 सीटें हैं, कि यूपी की 80 सीटों से सारा निर्धारण नहीं हो जाएगा। लोकसभा की 500 से अधिक सीटें हैं और उन पर किस तरह से काबिज होगी कांग्रेस। अब जब ये क्षेत्रीय दल, जो कि क्षेत्रीय दलों का कई बहुत सारे राज्यों में ऐसे दल हैं क्षेत्रीय जिनका बहुत बड़ा इंपोर्टेंस और बहुत इंपैक्ट है वहां के राजनीति में और वहां के लोगों में, खासतौर पर एक जाति विशेष समूह के अंदर, आप कैसे इस चीज को देखिए? आज कांग्रेस की जिस तरह से उपेक्षा, मैं मानता हूं उपेक्षा ही करी है उन्होंने, पहले जहां पहले गलबहियां हो रही थी अब एक अलग ही रूप सामने आया है। इस चीज को आगे भी आपके सामने चीजें और भी सामने आ सकती हैं लोकसभा चुनाव में, कैसे इससे कांग्रेस इनको काउंटर करेगी? सुधांशु जी देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है इस डिस्कशन में अपन गठबंधन को एक नेगेटिव टर्म में यूज कर रहे हैं, जैसे गठबंधन होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और मोदी जी भी लगातार इस बात पर फोकस कर रहे हैं, अभी श्याम जी भी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि ये कमजोर सरकार बनाना चाहते हैं,
मैं मजबूत, इतना आत्ममुग्ध देश का नेता मतलब न केवल भारत का, कहीं का भी नहीं देखा। मतलब 4.5 साल से मेरे कान ये सुनने को तरस गए हैं कि भारत सरकार ने ये काम किया। स्पष्ट बोलते हैं मोदी ने ये किया, मोदी ने आज ही वो कह रहे थे कि देखिए मेरा किसी योजना में नाम नहीं है। नहीं, सब योजना नाम है उनका, वो कहते ही ये हैं। अभी लेटेस्ट ये 10% का रिजर्वेशन वाले दिन उन्होंने कहा, अगले दिन जनसभा में, मैंने सबके साथ न्याय किया है। तो मैंने उनका बड़ा विराट है और उसमें मतलब मजबूत सरकार थी, ये मान लीजिए कि न्यूमेरिकली थी। मैं भी जोड़ना चाह रहा था कि कल मैं मंच पे देख रहा था कि अमित शाह जिस प्रकार से अमित शाह मोदी जी का वाह करके और सारी बातों का श्रेय मोदी जी को दे रहे थे, वहाँ अडवाणी जी मौजूद थे। बड़ी माला जब पहनाई गई तो अडवाणी जी को बाहर कर दिया, केवल मोदी जी को लगाया गया। तो यहाँ पर ये दिखाना चाहते थे कि पार्टी ने नहीं किया, तो इसलिए अडवाणी जी को जीवित रखना। अरुण जी से एक बार जवाब होना चाहिए था। श्याम जी, अडवाणी जी का श्याम जी जिक्र ही मत कीजिए, मतलब मेरा दिल पिघल जाता है। 4.5 साल से वो आदमी बैठा करके आप बेइज्जती करो तो अच्छी बात। 4.5 साल से वो आदमी लोकसभा के सदस्य हैं, रोज रिलीजियसली आते हैं, पूरा बैठ के चले जाते हैं, बोलने नहीं देते उनको, एक शब्द नहीं बोलते। अडवाणी जी ये तो बोल ही सकते हैं कि मोदी जी कमाल का काम कर रहे हैं, एंडोर्स ही कर दो, ना में ना हाँ में, और जबरदस्ती उनको एक सांकेतिक तौर पे बैठाया और जाता है। कई बार सीट का भी कंफ्यूजन होते मैंने देखा है, इनको कहां बैठाना है भाई। तो खैर वो बात छोड़ दीजिए, बात ये फोकस थी कि ये पूरी सरकार मोदी जी और मोदी सरकार दोबारा, नया नारा यही है, नया नारा ये थोड़ी है कि बीजेपी सरकार दोबारा आ जाए। बीजेपी कभी हुआ करती थी, बीजेपी कभी हुआ सरकार का क्या है। अडवाणी जी के टाइम में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, भैरव सिंह जी के टाइम में बीजेपी हुआ करती थी। आज बीजेपी का सिंपल मीनिंग नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही हैं। तो वो अहंकार तो पूरा मौजूद है। अब वो कह रहे हैं कि मैं मजबूत हूं और ये देखो कैसे कैसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं इतनी मजबूत सरकार ने, ये मजबूत थी, इसमें कोई शक नहीं। किया क्या है भारत के लिए, वो हिसाब का टाइम है। वादों की एक लंबी लिस्ट है हिंदुस्तान की जनता के सामने, उस पर टिक लगाना है बस। ये 4 महीने यही काम करना है, नए शगुफों में नहीं फंसना है, नए जुमलों में नहीं फंसना है। जो वादे किए गए थे उस पर सिर्फ टिक लगाना है, ये हो गया। बाकी अभी जैसे शाहू साहब कह रहे थे, वो मायावती काफी नाराज हैं, उनके पैसे लूट चले गए नोटबंदी में और नागिन की तरह फुफकार रही हैं। तो ये भी अब नई डेवलप संस्कृति है, नागिन, सांप, छछूंदर, कुत्ते सब इकट्ठे हो रहे हैं, अमित शाह ने कहा है। तो ये नई टर्मिनोलॉजी है राजनीति में। नागिन तो नहीं है, मतलब उसके काफी वोट है हिंदुस्तान में, मायावती को कौन मना कर सकता है। तो है, ये भी कहते हैं कि देखिए, आप कहते हैं कि चौकीदार, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, इस बात पर, और इस बात पर आपत्ति भी है इनको। देखिए, चोर है का फैसला अभी हुआ नहीं है और जनता करेगी। हाँ, लेकिन चौकीदार हैं कि मैं पहले भी इस कार्यक्रम में कह चुका हूं, मुझे भी सुनने में खराब लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को चौकीदार बार बार कर रहे हैं। पर मेरा प्रश्न ये है सुधांशु जी कि किसने इस देश को 2013 में बताया, भाई और बहनों, मुझे आपका प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मुझे प्रधान सेवक बना दो, मुझे चौकीदार बना दो, कि उनका खुद का क्वाइन किया हुआ नाम है। अब बेचैनी होती है कि अब वो बड़े आदमी हैं। तो ये सब ठीक है और ये अभी 3-4 महीने ये बहुत चलेगा। लेकिन आज उनका चौकीदार रुकने वाला नहीं है। हाँ, अब उनको पसंद आ गया है, उन्होंने कह दिया ये चौकीदार जगता रहेगा और जनता के काम करता रहेगा। तो मतलब वो काउंटर तो कर रहे हैं, चौकीदार चोर है को बता रहे हैं कि ये चौकीदार काम का है। तो मुझे जो एक चीज जाननी थी, जब हमने सवाल भी किया था ना, आपने कहा कि गठबंधन को नेगेटिव चीज नहीं, गठबंधन हर सरकार करती आई। अगर पार्टी पिछले 30 साल से आप वो इंदिरा जी का पीरियड छोड़ दीजिए, या राहुल जी एक बार राजीव गांधी का वो
445 वाला छोड़ दीजिए, फुल मेजोरिटी की सरकार जी उनकी पिछले 30-35 साल से गठबंधन कोई ऐसी नई बात नहीं है, होता ही है गठबंधन। आप इस सबसे मजबूत सरकार जो पिछले 30 साल में हुई है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की, वो बड़े गर्व से बता रहे हैं 35 लोगों का गठबंधन है। वो अलग बात है कि गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनने पिछले 4.5 साल में जो उनसे व्यवहार हुआ है अहंकार की वजह से, अब वो भी आंखें दिखाते हैं। शिवसेना ने परसों कहा है, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कि हमसे अगर मिसबिहेव किया तो हम महाराष्ट्र में दफन कर देंगे बीजेपी। मतलब नाराजगियां वो तो लगातार बोल रहे हैं। ऐसे ही बाकी के 2-4 चले गए हैं छोटे मोटे, तो वो जो ही सीटें कम होंगी बीजेपी की, आप इनके गठबंधन की हालत देखिएगा। चलिए शिवचंद जी, बार बार इस बात को एक उल्लेखित किया जा रहा है कि भाई देखिए कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव हैं, इस चुनाव में स्थितियां बीजेपी को काफी मतलब बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं है। राहबुल ऐसे नहीं है जिस तरह से आप बात करते रहे हैं, बीजेपी बात करती रही कि देखिए बहुत बड़ी एक मेजोरिटी मिलेगी। 2014 में तो मोदी का करिश्मा था। अब इस बार कई सारी चुनौतियां आपके सामने हैं। देखिए, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। मोदी जी को पूरे देश ने सराहा है, पूरे देश के युवक उनके साथ हैं, और मोदी जी ने जिस तरीके से वरिष्ठ लोगों पर हाथ डालते जा रहे हैं, उससे देश में जो है उनका मान और सम्मान बढ़ रहा है। कोई राज्यों की बात नकार दिया, कोई जी मैं राज्यों में नकारा है अभी नहीं, राज्यों में नकारा, और राज्यों के चुनाव है, और कोई देश का एक व्यक्ति ये कह दे कि प्रधानमंत्री के लिए कि वो चोर है, तो वो इसके कहने से चोर हो जाएगा जिन्होंने चोरी के आरोप में जमानत करा रखी हो, जिनको न्यायालयों ने चोर के लिए आरोपित कर दिया हो। आज वो लोग ही कहें कि वो चोर है। आज मायावती जी और ये मुलायम यादव जी और लालू यादव जी जो सारे जो घोटालों में फंसे पड़े हैं, जिनके मुकदमे चल रहे हैं, आज वो कह दें तो क्या देश की जनता मान लेगी कि भारत का प्रधानमंत्री चोर है? भारत के प्रधानमंत्री का जो जीवन शैली, जो कार्य प्रणाली जो देख रहे हैं, वो किसके लिए करेगा? ऐसा कोई परिस्थिति तो हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश को मोदी जी ने जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक सम्मान दिया है, देश के सामने किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो उन्होंने समर्थन मूल्य में जो वृद्धि की है, जो उन्होंने स्किल इंडिया के माध्यम से युवकों को जो है एक अवसर दिया है नए रोजगार के, जिन्होंने खेलो इंडिया के नाम से आज कितना खेलों में हमारे बच्चे और बच्चियों नाम रोशन कर रहे हैं, ये सारे मोदी जी के चमत्कार हैं कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने मोदी जी के चमत्कार कैसे हैं सर? हाँ, विराट खुद कहते हैं, विराट कोहली मोदी जी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है, उन्होंने सहायता दी है। हमारे जो राज्यवर्धन जी जो खेल मंत्री हैं, वो पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, हर तरीके से पूरा अवसर मिलता है, ठीक है, पारदर्शिता से उनका सिलेक्शन होता है, ये सारी बातें उसमें शामिल होती हैं। आज आयुष्मान भारत जो लागू हो रही है, किसी गरीब ने सोचा था कि 5 लाख तक की बीमारी का इलाज जो है भारत सरकार के माध्यम से होगा? कभी कांग्रेस ने ऐसा किया है क्या? इन्होंने निःशुल्क दवा की बात की थी, निःशुल्क दवा की 4-5 पत्तों के अलावा दवा मिलती नहीं थी। उसके बाद में 3 लाख का तो राजस्थान सरकार ने निःशुल्क दवा का किया था। कृषि कनेक्शन की बातें करते हैं, पिछला रिकॉर्ड देखिए कांग्रेस के टाइम का, कितने कृषि कनेक्शन जारी हुए और राजस्थान सरकार ने उससे ज्यादा किए। अब अशोक गहलोत जी का बयान आया कि वो 1 लाख करेंगे। अब चुनाव आप ये बता दीजिए मुझे कि जो राजस्थान की 25 सीटें हैं, क्योंकि ये इसी को अब जब कांग्रेस की सरकार है और ये इस तरह का पूरा जिसकी सरकार रही है उसको निश्चित तौर पर फायदा भी हुआ है। क्या आप 25 सीटें हैं इस बार राजस्थान की 25 सीटों में क्या कितना रह पाएगा आपका? 25 में 25 जीतेंगे हम। कहा हमारे कोई दिक्कत ही नहीं है 25 सीटों की। जो अनुपात निकालते हैं कोई मार्जिन में अगर लोकसभा वाइज हम निकाले, मतलब इनकी सरकार होने के बाद भी ये कुछ हाँ, इनकी सरकार होने के बाद में भी राष्ट्रीय नेतृत्व के हिसाब से आपके सांसद हार गए कर्नल सोनाराम एमएलए का चुनाव हार गया होगा, कोई जरूरी थोड़ी है कर्नल सोनाराम वहां चुनाव लड़ेगा। वहां इनके 2 सांसदों आपने एक को तो हरा दिया, एक आपका सांसद का चुनाव लड़ने वाला जीत के वापस आ गया। नहीं, वो राज्य के चुनाव के एमपी के चुनाव में बहुत फर्क होता है, इसलिए हम 25 सीटों जीतेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अब जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जो परिदृश्य बनेगा गठबंधन का, क्या अगर मेजोरिटी की बीजेपी निश्चित तौर पर मेजोरिटी की बात करेगी, हम पूरी मेजोरिटी के साथ आएंगे, कांग्रेस का ये साफ दिखता है कांग्रेस महागठबंधन करके साथ चुनाव लड़ेंगे, हम उसमें सहमत है पूरी तरह से। क्या आने वाली जो सरकार अगर बनती है जिस भी पार्टी की, क्या ये मिलीजुली सरकार दिख रही है आपको? क्या ऐसा इस तरह की संभावना दिखती है आपको? देखिएगा कि पता लगे कि टांग अलग अलग
इस पे हो? ये बात तो स्पष्ट हो रही है कि भाजपा को बाहर करने के लिए गठबंधन हो रहा है। गठबंधन पहले गठबंधन हो जाएगा और चुनाव में जीत हो जाएगी तो वो अलग तरह का होगा, लेकिन बाद का गठबंधन भी होगा। पहला गठबंधन जितना हो जाएगा ठीक है, क्योंकि यूपी में इनसे अलग होकर जो चुनाव लड़ रहे हैं और ये अलग से लड़ेंगे तो लड़ सकते हैं चुनाव। वो दो को तो छोड़ देंगे कि भाई 2 पे तो हम नहीं लड़ेंगे, तुम जीत लो उसको तो, और बीजेपी से किसी प्रकार से जीत सकते हैं। लेकिन कांग्रेस, ये बात सही है कि कांग्रेस अगर यूपी में अगर 2 सीट लेकर अगर शांत हो जाती है तो उसको आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बाकी जगह भी यही स्थिति बनेगी, ऐसे शांत होना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे को लगता है कि कांग्रेस अपना अस्तित्व को बनाने के लिए, चाहे जीते हारे वो बात अलग है, चुनाव लड़ेगी और ये कहेगी कि हम देश की पार्टी है। इसलिए हमारा हक बनता है कि अगर इनकी सीटें ज्यादा आती है तो इनका प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं तो प्रधानमंत्री कोई दूसरा बनेगा। ये गठबंधन का अलग तरह का व्यवहार है, क्योंकि मोदी जी तो गठबंधन हो रहा है, पहले हो गया है, 35 लोग शामिल है, 2 प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री तो मोदी जी रहने वाले हैं इनके, तो चाहे भले कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे कैसा भी दूसरी तरीके से और लोगों को जोड़ना पड़े, क्योंकि ये तो कहने के तैयार है कि मैं तो जीतूंगा और बनूंगा ही प्रधानमंत्री एक बार और आज तो इनके जो यूपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है तिवारी जी, वो गाना ही गा रहे थे कि 5 साल तक क्यों चाहिए मोदी जी। अच्छा, तो बड़ा पूरा बखान हो रहा था, गुणगान था। अब बताइए कि सांसद हैं और आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो किस प्रकार से मोदी जी को लालायित करना चाहते हैं कि मोदी जी मुझे वापस बना देना, क्योंकि दिल्ली तो आप पार्टी देगी नहीं देगी पता नहीं, मेरे को कुछ बना तो दो। इसलिए वो प्रदेश बड़ी विचित्र स्थिति है, मोदी का गान करे वो सब कुछ अच्छा, नहीं तो मोदी जो कुछ करते हैं वो करते हैं। हमारी मुख्यमंत्री, तीनों मुख्यमंत्रियों को प्रदेशों से हटाने के लिए, अपना अस्तित्व जमाने के लिए उपाध्यक्ष बना दिया। अब आप अलग अलग राज्य दे देंगे दूर दूर के, अरुण जी कि आप दूर ही रहो। जैसे आप देखिए गठबंधन की जहां तक बात है, क्या गठबंधन रहेगा, किस तरह रहेगा, ये तो धीरे धीरे तस्वीरें सामने आएंगी। ये बात छुपी हुई नहीं है, निश्चित तौर पर सब बात जानते हैं, पूरे देश की जनता भी जानती है कि कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी जिसने बहुत लंबे समय तक इस देश पर शासन भी किया है और एक बड़ी पार्टी है। बीजेपी और कांग्रेस जिनको 2 बड़ी पार्टियों के तौर पर गिना जाता है। तो मैं जानना चाहता हूं, जैसे अभी श्याम जी ने कहा, एक बात कही कि देखिए यहां गठबंधन नहीं हुआ, आपको 2 सीट की अगर बात कर रही है दोनों पार्टियां, क्या ऐसी स्थितियों में क्या एक समय था जब ऐसी स्थितियां थी कि कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, क्या इस पे कहीं आपको लगता है कि ये स्थितियां इस पे मतलब कहीं ना कहीं उलट हो रही है? मतलब कांग्रेस खुद लड़ेगी, कांग्रेस अपने आप में सक्षम है, कांग्रेस भी मानती है और देश भी जानता है कि कांग्रेस ने भी 3 राज्यों में जिस तरह सरकार बनाई है, ये दिख रहा है सबको। जी हाँ, देखिए जहां कांग्रेस की प्रेजेंस ऑलरेडी बहुत मजबूत है और देश का काफी बड़ा हिस्सा है सर, जहां कांग्रेस बहुत ही वायबल अल्टरनेटिव है, सारी देश को पता है। उत्तर प्रदेश कोई अपवाद स्वरूप हो सकता है जहां 2 क्षेत्रीय पार्टी मिलके इस चुनाव को लड़ना चाह रही हैं, और मैंने जैसे शुरू में भी कहा था, मैं अभी भी इसको पक्के फैसले नहीं मानता। ये हर हफ्ते बदलने वाली चीजें होती हैं और ये दबाव की नीति भी हो सकती है। उन्होंने तो कह दिया कि हम तो लोकसभा नहीं विधानसभा लड़ेंगे, नहीं बड़ी पार्टी है दोनों, आपको इग्नोर कर दिया, अब करोगे आपके साथ गठबंधन करने के लिए उन्होंने कहा 2 और 2 बाकियों के लिए छोड़ दी। कांग्रेस को कोई इग्नोर इस देश में नहीं कर सकता श्याम सुंदर जी, बिना किसी घमंड के मैं कह सकता हूँ। यूपी मैंने बताया ना, अपवाद हो सकते हैं, कहीं करेगी आप, कहीं आंध्र प्रदेश भी करेगा, नहीं सामने है, ये अभी सब सामने आएगा आपको। लेकिन इस तरीके की गणित में कांग्रेस को विशफुली आप हटा दो तो कुछ बचेगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस धुरी होगी अगली सरकार की। मैं हाँ ये जानना चाह रहा हूँ बेसिकली कि जो धुरी की बात कर रही है कांग्रेस बार बार, कि जो लोग ठीक है श्याम जी कह रहे हैं कि यहाँ इस तरह की स्थितियां आ सकती हैं, दूसरे जिस आंध्र प्रदेश में जो भी राज्य में, वो आने वाले समय में साफ, लेकिन गठबंधन में भी चीजें बदलेंगी, बदलाव देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज भी होंगी और बहुत सारे समीकरण भी बदलेंगे, क्योंकि अभी जैसे जैसे लोकसभा चुनाव सामने आएंगे तस्वीर बदलती नजर आएगी, अलग अलग चीजें बदलेंगी। लेकिन मैं ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि कांग्रेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने अभी 3 राज्यों में जिस तरह का इंपैक्ट दिया, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस मुझे एक बात बिल्कुल आप जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते रहे कि कांग्रेस मुक्त भारत की मैं परिकल्पना देखता हूं, कांग्रेस मुक्त भारत चाहता हूं।
कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं भाई, कांग्रेस के 3 राज्य और आपके नॉर्थ इंडिया के महत्वपूर्ण 3 राज्य आपके साथ में आ गए। जी सुधांशु जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस मुक्त की परिकल्पना तो बन रही है जो यूपी से स्टार्ट हो चुकी है। जिस दिन से डीएमके के नेता स्टालिन ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना स्वीकार किया, उस दिन से बहन ममता जी, माया जी, चंद्रबाबू देवगौड़ा जी, सारे लोग जो दूर भागते जा रहे हैं। और अगर ऐसी 2-2 सीटें ही उनकी रहनी है तो कांग्रेस तो मुक्त हो गई, उसके बाद में भाजपा ही बचती है सबसे बड़ी पार्टी, जो आज भी बड़ा गठबंधन में है, अपने बूते पर आकर के सब लोगों को साथ लिए हुए है। और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का चेहरा देश देखना नहीं चाहता भी। अभी परिपक्व नेतृत्व है जो प्रधानमंत्री को बार बार चोर कहता है। देश की जनता इस बात को माइंड में रख रही है कि कैसा है परिपक्व नेतृत्व है जो इस तरीके से जो है कि कैसी भाषा यूज कर रहा है। ऐसी स्थिति में देश जो है पूरी तरह से राहुल को नकार चुका है। इसलिए कांग्रेस परिवारवाद से बाहर जा नहीं सकती, और परिवारवाद में उनको केवल जो है कांग्रेस तो पूरी की पूरी राहुल और गांधी परिवार को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। उनको देश की कोई चिंता नहीं है, उनको युवकों की कोई चिंता नहीं है, उनकी देश की आर्थिक स्थिति को नहीं है, उनको जो देश की जो राष्ट्रीय जो समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, उनकी भी कोई चिंता नहीं है। इस सारी परिस्थिति में जैसे पहले कह रहे थे अरुण जी कि 1 के बदले 10 सिर क्या वादा किया था, हमने तो सर्जिकल स्टाइल में 1 के 10 नहीं सैकड़ों सिर काट गया है, सारा वादा पूरा किया। एक मैं आपसे जब आप कहते हैं कि देखिए वो चोर कहते हैं तो आपको बुरा लगता है, ठीक है, प्रधानमंत्री का सम्मान हम भी करते हैं और वो जिस तरह की चीजें, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री कहते हैं भाषण में कि अरे वो जो किस विधवा को जीत जाती है, वो ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं। मैंने विधवा कभी नहीं कहा। नहीं, अभी कांग्रेस की किस विधवा को पैसा जा रहा है ये उन्होंने कहा। सुधांशु जी वो बात छोड़ दीजिए। इस देश ने 3 डिकेड तक बोफोर्स का हल्ला सुना है। फाइनली बोफोर्स का फैसला आ गया। उनने स्वर्गीय राजीव गांधी को बिल्कुल क्लीन चिट दिया, कोई उसमें वो नहीं हुआ। ये इनको पहली बार महसूस हो रहा है। इनने जिंदगी भर लोगों को चोट ठहराया है, चाहे वो 2G का मामला हो, कितना हल्ला मचाया गया। 2G तो आपकी गवर्नमेंट में चालान पेश हुआ है सर, गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट में 2G आपकी गवर्नमेंट में चालान पेश हुआ, आपने खुद ही आपकी गवर्नमेंट में। हमारी गवर्नमेंट तो ऐसी है, हमारे पास लिस्ट है, अगर किसी का संदेह में नाम आता है हम उससे फौरन इस्तीफा मांगते हैं। आपके यहाँ तो राजनाथ सिंह लोकसभा में कहते हैं ये यूपी की गवर्नमेंट नहीं है, हम इस्तीफा किसी से नहीं मांगेंगे। तो ये अंतर तो है। आप सही इशारा कहने से इस्तीफा थोड़े मांगे हमने। आपके राज्य में हमारे एक राज्य मंत्री के मेरे पास ज्यादा समय नहीं, मैं एक उसमें आपसे जानना चाहता हूं कि 2019 का चुनाव कांग्रेस के मतलब मैं इतना जानना चाहता हूं बहुत संक्षिप्त में कि कांग्रेस का मेन उद्देश्य किस तरह, मतलब सामना किस तरह रहेगा चुनाव का। चुनाव में एक होता है मेन मोटो लेके चल रही है कि कांग्रेस की भाई हमें एक बेहतर सरकार देनी है, लेकिन जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं आप एक इस वृहद चुनाव को लेकर? सुधांशु जी हम पूर्णतः आश्वस्त हैं जी। हमें देश की जनता और उसके जो पिछले 5 साल के तजुर्बे रहे हैं जनता को, उसका हमको आइडिया है और हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि अब एक बार सचमुच गंभीरता की तरफ देश बढ़ेगा। यही चीज मुझे आपसे भी जानना चाहता हूं कि देखिए आप बार बार मोदी जी बात कह रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी, एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी जीत उनको 2014 मिली, लेकिन 2019 में मुझे लगता है, मैं इस बात को समझ पा रहा हूं कि लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में एक डर बैठा हुआ है इस वक्त कि 2019 पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हमें उतनी मेजोरिटी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। क्या महागठबंधन से कोई वो है, एक भय है किसी प्रकार का, या लग रहा है कि 3 राज्यों के बाद आपको लगता है? देखिए सुधांशु जी, मैं संक्षेप में ही कहना चाहता हूं कि केवल 3 राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी के प्रभाव से कांग्रेस की मार्जिन वोटों की बढ़ोतरी लेकर के सरकार बन गई। इसका मतलब नहीं है कि देश ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा स्वीकार कर दिया हो। देश के सामने राहुल गांधी का चेहरा एक्सेप्टेबल चेहरा नहीं है। इसलिए देश की जनता चाहेगी कि उनका प्रधानमंत्री ऐसा हो जिसकी कुछ छवि हो, कुछ का मुद्दा हो, वो कुछ स्ट्रांगली जो है देश को रिप्रेजेंट करे। और वो चेहरा आज महानायक नरेंद्र मोदी दिख रहा है और सारा युवक और देश उनके साथ है। तो 2019 के लोकसभा चुनाव देखिए, आप ये आने वाला समय बताएगा कि इस लोकसभा चुनाव में कौन दोबारा से मेजोरिटी में आके सरकार बनाता है। लेकिन जैसा अरुण जी ने कहा, जब ये एक बात कह रहे थे कि आने वाले जो 4 महीने हैं बड़े ही
इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। राजनीति का एक अलग परिदृश्य देखने को मिलेगा। कई गठबंधन बनेंगे, हो सकता है कई गठबंधन बीच में ही टूट जाए, हो सकता है गठबंधनों में कई तरह की चीजें सामने आए। एक अलग तरह की राजनीति, शायद जो पहले हिंदुस्तान में मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की राजनीति हुई है, इस बार देखने को मिलेगी। और भाषणबाजी, जिस तरह की भाषण जनसभाओं में चीजें सुनने को मिले, हो सकता है कई नई चीजें भी सामने आए लोगों के सामने। लेकिन 2019 में वही व्यक्ति सरकार में काबिज होगा जिसने जनता को समझा है, जनता के दिलों में जगह बनाई है और जो जनता की जो आवश्यकताएं और जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सकता है। कुल मिला के खास खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।